हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोगों से संबंधित शब्दावली। मेंडल ने अपने प्रयोगों में जिस शब्दावली का प्रयोग किया उस शब्दावली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहली शब्दावली या जब सबसे पहला शब्द है वो है कारक। मेंडल ने लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कारक कहा गया। किसी भी सजीव के अंदर कोई भी लक्षण जिस इकाई के द्वारा नियंत्रित होता है उसे मेंडल ने क्या कहा? कारक कहा। हालांकि आज आधुनिक समय में हम जानते हैं कि ये कारक कौन है। ये कारक जीन है, क्योंकि लक्षणों को हमारे अंदर जो इकाई नियंत्रित करती है वो वास्तव में कौन होती है? जीन होती है। लेकिन मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक कहा था। जीन शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन ने कारक को जीन कहा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी हम बात करते हैं युग्म विकल्पी की। देखिए, युग्म विकल्पी क्या है? जो ये कारक के ऊपर बात चल रही है ना, कारक की जो ऊपर बात चल रही है, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो कारक है उसके विपरीत जो स्वरूप है, जैसे मान लीजिए कि एक लंबा पादप है और एक बौना पादप है ना, आप ऐसे समझें। जिसे मान लीजिए कि यार ये एक लंबा पादप है ना, लंबा पादप है और इसी का विपरीत स्वरूप कौन सा है? ये है बौना पादप। ठीक है, अभी थोड़ी समस्या आएगी आपको क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, तो इन्हीं से हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। लंबा पादप है, बौना पादप है। अब लंबे पादप का में जो लंबेपन का जो ये लक्षण है इसको नियंत्रित करता है कोई जीन जिसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। और बौनेपन के लक्षण को नियंत्रित करता है कोई जीन जिसको हम स्मॉल टी के से प्रदर्शित कर रहे हैं ना। तो ये दोनों कारक हो गए। कैपिटल टी लंबेपन का कारक हो गया, स्मॉल टी बौनेपन का कारक हो गया। तो ये जो एक दूसरे के विपरीत स्वरूप है ना, लक्षण एक ही है, ऊंचाई, पादप की ऊंचाई, लक्षण एक है, ध्यान रखना। लंबा और बौना उस लक्षण के दो स्वरूप हैं। लंबेपन को कंट्रोल कर रहा है कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी आया है तो फिर लंबा होगा, और अगर स्मॉल टी है और उसके साथ कैपिटल टी नहीं है, उसके साथ दूसरा जो, क्योंकि हमेशा जोड़े में होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, जोड़े में, तो जोड़े वाला भी स्मॉल टी में, तो दोनों बोने बोने आ गए। तो इस स्थिति में इस स्थिति में ये पादप बोना होगा। और यहाँ पर कैपिटल टी के साथ दो कंडीशंस बनती है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी भी आ सकता है और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आ सकता है। इस दोनों स्थिति में भी पादप क्या होगा? दोनों स्थितियों में भी पादप लंबा होगा, क्योंकि यहाँ दोनों में प्रभावी है। तो अब बात को समझिए कि पादप का लक्षण क्या है? ऊंचाई, है ना। उसके दो विपरीत स्वरूप है, लंबा और बौना। लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक है कैपिटल टी, बौनेपन के लिए उत्तरदायी कारक है स्मॉल टी। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वरूप ही युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब चूंकि ये जोड़े में होते हैं ना, ये जोड़े में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। तो ये हमारी दूसरी परिभाषा भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा हो गई किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन या कारक के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, आप इसको साथ के साथ लिखते भी जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, जैसा कि मैं हर क्लास में आपसे बोल रहा हूँ, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अपन समयुग्मजी पर बात करते हैं। समयुग्मजी क्या होते हैं? तो अभी जिन कारकों की हमने बात करी थी, जैसे दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, आपने ध्यान दिया होगा, हम फिर से उन पर बात कर लेते हैं। जैसे लंबेपन के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी कि यार ये कंडीशन हो सकती है लंबेपन के लिए। एक कंडीशन तो ये आ सकती है कैपिटल टी, और एक कंडीशन आ सकती है कैपिटल टी और स्मॉल टी की। जबकि बौनेपन के लिए मैंने एक ही कंडीशन बताई थी कि ये हमेशा ही क्या होगा? स्मॉल टी होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों कारक कैपिटल टी दोनों कारक एक जैसे हैं तो इस स्थिति को कहा जाएगा समयुग्मजी। और दोनों कारक अलग अलग है, जैसे कैपिटल टी है और ये थोड़ा सा इसको सही और अलग दिखा देते हैं, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। तो यहाँ पर एक कारक कैपिटल है, एक स्मॉल है, दोनों भी अलग अलग हैं, असमान हैं, तो इस स्थिति को विषम युग्मजी कहा जाएगा। ये ध्यान देना। तो समयुग्मजी क्या है? जब लक्षणों को नियंत्रित करने वाले दोनों कारक जो जोड़े में प्रेजेंट है, दोनों कारक समान हो, जैसे इधर कैपिटल टी और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी समान हो, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? समयुग्मजी कहा जाता है। और ये जो नीचे आप स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा विषम युग्मजी। तो ये समयुग्मजी और विषम युग्मजी का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए परिभाषा पर बात कर लेते हैं। ये लीजिए परिभाषा।
जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो इन्हें समयुग्मजी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल टी टी व कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार विषम युग्मजी की परिभाषा भी हमने समझ ली। विषम युग्मजी की परिभाषा क्या होगी? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल है ना, तो इसे विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। तो यहाँ तक के नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट आपकी परिभाषा आती है जीन प्रारूप की। अब देखो, जीन प्रारूप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको हम बहुत अच्छे से विस्तार से हम इसको समझेंगे विषय। तो थोड़ा समय यहाँ पर लगने वाला है, लेकिन ये थोड़ा मिस प्रिंट भी है, आप इसको यहाँ से क्लियर कर लें। ये थोड़ा गलत लिखा गया, इसको जीन प्रारूप आप लिखे हैं ना, जीन प्रारूप। ठीक है, ठीक है, जीन प्रारूप, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप। अगर हम सिर्फ परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आ जाती है कि जीवों के आनुवांशिक संगठन का अनुपात क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता। आनुवांशिक संगठन क्या होता है? आनुवांशिक संगठन मतलब वही जो लक्षण, जो कारक नियंत्रित कर रहा है, वो कारक किस अनुपात में शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उस चीज को ही क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक संगठन कहा जाएगा। मान लीजिए 4 संतानें, चारों संतानों का जीन प्रारूप अलग अलग होगा, लेकिन आप उसको बाहर से तो नहीं देख सकते कि जीन प्रारूप कैसा है। आ रही ना बात समझ में? बाहर से तो नहीं दिख सकता, वो अंदर है, जीनी संरचना है। तो उस जीनी संरचना का जो अनुपात है सजीवों में, संतानों में, उसी अनुपात को क्या कहा जाता है? जीन प्रारूप कहा जाता है। देखिए, इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, वही पहले जैसी बात है, 2 जनक पादप है, एक लंबा पादप है, एक बौना पादप है। अगर ये शुद्ध लंबा पादप है तो इसके जो जीन होंगे वो क्या होंगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी, क्योंकि समयुग्मजी होगा ना, इसमें कहीं पर भी बौनेपन का लक्षण प्रेजेंट नहीं। इसी प्रकार से ये शुद्ध बौना पादप है, शुद्ध बौना पादप है, तो इसका जीन प्रारूप क्या होगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो अब यहाँ से जब युग्मक बनेंगे, है ना, जब ये जनन करेगा, तो आपको पता है जब जनन करता है अर्थसूत्री विभाजन के कारण ये जो युग्मक है, ये जो गुणसूत्र हैं, इसके जो जीन है ये भी क्या हो जाते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब युग्मक निर्माण होगा तो यहाँ ये पृथक पृथक हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो युग्मक बनेंगे उसमें समान युग्मक होगा कौन सा? कैपिटल टी, है ना। आप यहाँ से समझें। इसी प्रकार यहाँ जो युग्मक बनेगा, ये युग्मक क्या होगा? ये युग्मक होगा स्मॉल टी। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से एक ये पादप, इधर जो लंबा पादप है, इसको आप नर कंसीडर कर लेते हैं और इसको मादा पादप मान लेते हैं। ठीक है, इसको मादा पादप मान लेते हैं। ठीक है, तो ये परागकण हुआ, ये अंडकोशिका हुई, दोनों के बीच में ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो दोनों कारक आपस में निषेचित होंगे, तो जो नई संतान होगी, उस नई संतान के अंदर जीन का प्रारूप क्या होगा? एक तो होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। तो जितनी भी संतानें यहाँ पैदा होगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं, क्योंकि इधर से कैपिटल टी ही आएगा, चाहे ये आए चाहे ये आए, इधर से स्मॉल टी आएगा, चाहे ये आए चाहे ये आए। तो दोनों जनकों में से एक जनक से कैपिटल टी मिलेगा, एक जनक से स्मॉल टी मिलेगा। नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ गया? कैपिटल टी। तो जितनी भी संतानें, चाहे 10 है, 20 है, 50 है, कितनी भी संतानें, सब में क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यानी सारी संतानों के अंदर जो जीनी संरचना है, आनुवांशिक संरचना है, वो एक जैसी है। तो यहाँ पर जीन प्रारूप क्या हुआ भाई? यहाँ पर तो जीन प्रारूप में कोई ज़्यादा विशेष समस्या ही नहीं है। यहाँ पर हम सीधा सीधा कह देंगे कि हमें जितने भी पादप प्राप्त हुए हैं वो 100% कैसे हैं? 100% कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रारूप वाले हैं, यानी कि विषम युग्मजी पादप है। ये जीन प्रारूप है, इसको कहते हैं जीन प्रारूप। ये जो एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं ना, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। मान लीजिए ये जो यहाँ फर्स्ट जनरेशन आई है, इन्हीं के बीच में हम पुनः क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में हम पुनः क्रॉस करा देते हैं। चलो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा इसको। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी है और ये है स्मॉल टी, इसका इसी के जैसे किसी जनक से क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस बार यहाँ पर जो युग्मक बनने वाले हैं ना, वो 2 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। सेम यहाँ पर होगा क्या?
कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी इधर से परागकण जब इस वाले अंड कोशिका से फर्टिलाइज होगा तो यहाँ जो ये संतान जन्म लेगी इसके अंदर जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और ये लंबा पादप होगा। लेकिन मान लीजिए ये वाला कैपिटल टी इससे क्रॉस नहीं होता है और इस स्मॉल टी से क्रॉस हो जाता है, तो सिचुएशन क्या बनती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी की। लेकिन इस सिचुएशन में भी पादप लंबा होगा क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होता है। ये भी सिचुएशन नहीं बनती है, मान लीजिए ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस होता है, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, सेम पादप लंबा होगा। और ये लास्ट सिचुएशन यहाँ दोनों तरफ से स्मॉल टी आता है, तो ये पादप बोना होगा। तो अब देखिए वही प्रारूप है जो हमने यहाँ उदाहरण में लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखिए ये कैपिटल टी एक बार आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया है, स्मॉल टी एक बार आया। यानी जो 4 संतानें थी उसमें एक संतान के अंदर जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी शुद्ध लंबा। 2 संतानों के अंदर जीन प्रारूप है कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबे या विषम युग्मजी लंबे, और एक संतान के अंदर जीन प्रारूप है स्मॉल टी यानी शुद्ध बोना। और इस प्रकार से इनका ये जीन प्रारूप आ गया 1:2:1। तो इस प्रकार से जीन प्रारूप निकाला जाता है। आशा करता हूं कि जीन प्रारूप पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आप ये जो यहाँ पर पूरा ये देख रहे हैं ये पूरा एक संकर संकरण प्रयोग है जिस पर हम आगे फिर से दोबारा से विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ इस बात को समझा है तो आगे आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने केवल जीन प्रारूप नहीं पढ़ा है, हमने एक तरह से एक संकर संकरण प्रयोग को पूरा विद एग्जाम्पल यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। जीन प्रारूप को बाहर से नहीं देखा जा सकता है। जीन प्रारूप एक्चुअल में उन सजीवों के अंदर जो जीनी संरचना है वो किस अनुपात में है, उस जीनी संरचना का अनुपात, उस आनुवांशिक संगठन का अनुपात क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। चलिए अब लक्षण प्रारूप में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसी के अपोजिट एक परिभाषा और है लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप सिंपल है, जैसे यहाँ पर ही लक्षण प्रारूप देख लेते हैं। 4 संतानें थी, ये देखिए लंबा है, ये दोनों भी लंबे हैं लेकिन ये बोना है। तो यहाँ अपन बाहर से ही देख सकते हैं कि यार 3 पादप लंबे हैं, 1 पादप बोना है। तो लंबे और बोने में अनुपात क्या हो गया, 3:1 का अनुपात हो गया। ये है लक्षण प्रारूप, इसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो सीधी सीधी परिभाषा बनती है लक्षण प्रारूप की, सजीवों के शरीर के बाह्य लक्षणों का अनुपात लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे हमें अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 3 पादप लंबे थे, 1 पादप बोना था। तो ये जो बाह्य लक्षणों का अनुपात है ये अनुपात क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं और अब बात करते हैं अगली परिभाषा की, जनक पीढ़ी। अब देखिए अब ज़्यादा समस्याएं नहीं है। जनक पीढ़ी जिन पादपों के बीच में हम क्रॉस करा रहे थे, जैसे सबसे पहले हमने शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने के बारे में, आप ध्यान से सुनते रहे बस अब, है ना। सबसे पहले हमने शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने पादप के बीच में क्रॉस कराया था, तो उसी को क्या कहा जाता है, जनक पीढ़ी कहा जाता है। और उनको क्रॉस कराने से आपने देखा था कि वो एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जनरेशन आई थी। तो प्रथम पीढ़ी के बीच में या 2 जनकों के मध्य संकरण करवाने पर जो संततियां उत्पन्न होती है, जैसे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली संतति थी, उसको क्या कहा जाता है, प्रथम फीलियल या F1 पीढ़ी कहा जाता है। और फिर हमने उसमें दोबारा क्रॉस कराया था, तो आपने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। उसमें क्रॉस कराया था तो 1:2:1 के अनुपात में संततियां आ गई थी, उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वितीय फीलियल कहा जाता है, दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। इन सब बातों को अपन आगे भी पढ़ेंगे, हालांकि ये सारी बातें अब आपकी क्लियर है। अगली परिभाषा आती है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं। जैसे आपने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन आई थी अभी पिछले एग्जाम्पल में, तो सॉरी एग्जाम निकल रहा है मुंह से, एग्जाम्पल में, तो उसमें आपने देखा था एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था। तो कैपिटल टी लंबेपन का, स्मॉल टी बोनेपन का कारक होता है, लेकिन प्रकट केवल कौन सा हुआ था, कैपिटल टी लंबेपन का कारक। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लंबेपन का लक्षण जो है वो प्रभावी लक्षण होता है, ये प्रभावी लक्षण है। और उसके अपोजिट जो बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं हो पाया था, बोनेपन का लक्षण जो प्रकट नहीं हो पाया था वो क्या कहलाएगा, वो अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। यानी वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो ये वो शब्दावली थी जो मेंडल के संकरण प्रयोगों को पढ़ने से पहले हमें याद होना चाहिए। आप इसको लिख लेंगे, आशा करता हूँ कि आप साथ के साथ लिख भी रहे होंगे और याद कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी बात और करेंगे मेंडल की संकरण तकनीक पर। मेंडल अपने जो प्रयोग था उसमें एक विशेष तकनीक का प्रयोग करता था जिसको हम विपुंसन और
बोरावस्त्रीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए विपुंसन क्या है कि जैसे यहां समझेंगे आप वापस, विपुंसन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ये उभयलिंगी पादप है जिसका ये मादा जन्नांग है, ठीक है, और ये पुंकेसर नर जन्नांग है, ठीक है, ये पुंकेसर नर जन्नांग है ना। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मटर का पादप हो गया है ना, उभयलिंगी पुष्प हो गया है। अब इस उभयलिंगी पुष्प में ये आप जानते हैं ये स्त्री केसर है, ये मादा जन्नांग है, और ये जो आप देख रहे हैं नर जन्नांग है, इसके अंदर यहाँ पर ये परागकण होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं अंदर, ये परागकण होते हैं। तो अभी मेंडल अपने प्रयोगों में क्या करता था, वो प्रयोग करने से पहले इन पुंकेसरों को काट करके अलग कर देता था। तो इस पुंकेसर को काट करके अलग करने से क्या हुआ कि अब इसके जो ये परागकण हैं, ये जो आप परागकण देख रहे हैं ना, ये परागकण अब इस वर्तिकाग्र पर आ नहीं सकते। तो इस प्रकार से परागकणों को काट करके अलग कर दिया। अब इसमें स्वपरागण की कोई चांसेस नहीं है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विपुंसन कहा जाता है। तो ये पहली बात तो कंप्लीट हो गई विपुंसन। स्वपरागण को रोकने हेतु मेंडल पुंकेसरों को काटकर पुष्प से अलग कर देते थे, यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। क्लियर। इसके बाद मेंडल अपनी पसंद के पुंकेसर लाता था किसी पादप से, और वो इस स्त्री केसर पर छिटक देता था। ये काम किया, और स्त्री केसर पर छिटक करके इसको पॉलीथीन के बैग से क्या कर देता था, बांध देता था, ताकि कोई दूसरे पादप के परागकण यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। ये चीज क्या कहलाती थी, बोरावस्त्रीकरण। परिभाषा सिंपल है, विपुंसन के पश्चात बंधे किए गए पुष्प के वर्तिकाग्र पर ऐच्छिक पुष्प के परागकणों को रखकर इन्हें थैलियों से बांध दिया जाता है, ताकि अन्य पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर ना पहुंच सके। यह प्रक्रिया ही बोरावस्त्रीकरण कहलाती है। तो आशा करता हूँ आज के जो ये बातें हैं ये अच्छे से आपके समझ में आई होगी। कल हम मेंडल के संकरण प्रयोगों में पहला प्रयोग एक संकर संकरण प्रयोग पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।